वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11th की अकाउंटेंसी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब हम रिकॉर्ड करेंगे या अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं तो उनके बेसिस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूँ। देखिए, सपोज़ आप कोई भी सामान अगर परचेज़ करते हैं, आपने कुछ परचेज़ किया तो किस किस फॉर्म में आप परचेज़ कर सकते हैं। या तो आप कैश के फॉर्म में परचेज़ करेंगे, है ना, आप कैश में खरीदेंगे, या फिर आप क्रेडिट परचेज़ करेंगे। फाइन। सेम ऐसे ही अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी हमारा इसी फॉर्म में होगा, है ना। तो सेल भी अगर हम करेंगे तो सेल भी हमारी या तो हम कैश सेल कर सकते हैं या फिर क्रेडिट सेल करेंगे। ये दो ही तो फॉर्म होती हैं। या थर्ड फॉर्म आपको पता हो तो बताइए, है ना। तो यही दो फॉर्म होती है हमारी अकाउंटिंग करने की, या कोई भी लेन देन, कोई भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो दो ही वे होते हैं, या तो हम कैश में या फिर हम क्रेडिट में। तो वैसे ही सेम हमारे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे कि अकाउंटिंग के कौन कौन से बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। तो चलिए आगे इसके देख लेते हैं। ये बेसिस हमारे दो जो हम अभी बात कर रहे थे, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस मतलब कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, हम कैश पर करेंगे सारे ट्रांजेक्शन्स, और अक्रूवल में हम कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करेंगे, है ना। तो ये दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन्स होती है ना हमारी, कैश भी और क्रेडिट भी, राइट। तो हमारे दो बेस होते हैं, या तो हम केवल कैश के पैसे की बात करें या फिर हम पैसा और उधार दोनों के बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग बनाएं, ठीक है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कैश बेसिस पे करना है या एक्रूअल बेसिस पे करना है, तो उसके बारे में देख लीजिए। कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है हमारी, इसमें आप अगर हम देखें तो अकाउंटिंग जब बनाई जाती है तो प्रॉफिट अर्न जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ या कितना हमें लॉस हुआ, है ना। एक अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, राइट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, सेम कैश बेसिस एंड अकाउंटिंग बेसिस या एक्रूअल बेसिस, जिसे मर्सेंटाइल बेसिस भी कहा जाता है। तो कैश बेसिस एंड अक्रूअल बेसिस या मर्सेंटाइल बेसिस। देन बात करें कि अगर हम कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करें या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो कैश बेसिस क्या है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज a system in which transactions are recorded only when cash is received or paid। हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है वो हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब या तो कैश रिसीव हुआ होगा या फिर हमने कैश पे किया होगा। फाइन। एंट्री हमें तब नहीं रिकॉर्ड करनी जब पेमेंट होनी है या रिसीव ड्यू है। अगर आपका पैसा बाकी है आना, या आपको पेमेंट करना बाकी है, या पैसा रिसीव करना बाकी है, तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। हम एंट्री कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारे पास कैश रिसीव हो जाएगा या कैश हमने पे कर दिया होगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सामान परचेज किया है, ठीक, कि मैंने सामान परचेज किया था, परचेज किया है यहाँ पर मैंने, ठीक। अब मैंने परचेज किया है सामान 20,000 का, ठीक है। तो ये सामान मैंने जिससे परचेज किया वो मेरा फ्रेंड है। अब मैं सामान तो परचेज करके ले आई, उसने बोला भाई पैसे दे दो, 20,000 रुपीज़ दो, आपने 20,000 का सामान खरीदा है। अब क्योंकि मेरा फ्रेंड है तो मैंने उससे बोला कि यार आज तो पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको कल दे देती हूँ। उसने बोला चलो ठीक है, फ्रेंड है, ठीक है, भरोसा कर लिया, कल वो मेरे से पैसे ले लेगा। अब क्योंकि डीलिंग तो मेरी आज ही होगी परचेस, तो मैं इस एंट्री को आज रिकॉर्ड ना करके इस एंट्री को हम कल रिकॉर्ड करेंगे जब हम इसकी पेमेंट करके आएंगे, ठीक है। तो आज की बुक्स में मैं इसकी कोई एंट्री नहीं करूँगी। एंट्री कब करनी है, जब इसकी हमने पेमेंट कर दी हो। तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड कब करना है, जब कैश आएगा या फिर पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। चाहे हम एक्सपेंसेस की बात करें यहाँ पर, चाहे हम इनकम की बात करें, चाहे रेवेन्यू आप ले लीजिए, चाहे एक्सपेंसेस आप ले लीजिए, वो तभी हम रिकॉर्ड करनी है जब रेवेन्यू हमने रिसीव की होगी या कैश हमने, एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए होंगे, ठीक है। तो यहीं पर अब देखिए, अब अगर हम रेवेन्यू और इनको केवल कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारी इनकम कैसे निकलेगी। तो इनकम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना रिसीप्ट एंड पेमेंट का, वही हमारी इनकम होती है, या उसे आप प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस या फिर इनकम,
ठीक है। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमें लॉस हुआ। फाइन बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना एनपीओज करती है, सारी फर्म्स नहीं करती है कैश बेसिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश बेसिस या फिर क्रेडिट बेसिस, तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट बेसिस ट्रांजेक्शन भी तो हमारी सही है। भाई मैंने किसी को अगर मैंने 8,000 का सामान किसी को कैश बेसिस पर सेल करा है और 2,000 का अगर एक्रूअल बेसिस पर सेल करा है, तो सेल तो मैंने ये भी करी है, तो एंट्री तो ये भी सही हुई है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन ऐसी फर्म होती हैं जो कैश बेसिस को फॉलो करती हैं, तो वो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैश बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। बाकी सारी फर्म्स अक्रूअल बेसिस पे करती हैं, जहाँ कैश और क्रेडिट वो दोनों बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। कुछ टर्म्स की हम बात कर लेते हैं, वैसे ये टर्म्स मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिनकी सर्विस तो आप ले रहे हैं, आप यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, बट आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ़ोन में जो पोस्ट पेड कराते हैं, बात पहले आप कर रहे हैं, सर्विस आप पहले ले रहे हैं, लेकिन पैसे कब देंगे, पेमेंट कब करेंगे, बाद में। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, हम यूज़ तो भी कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कब करेंगे, मंथ के एंड में। तो ऐसी खर्चे जिन्हें हम यूज़ तो करते हैं, जिनकी सर्विस हम ले रहे हैं, बट अभी तक हमने पे नहीं किया, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो जो हमने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया हो, वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। जैसे सेम मोबाइल फ़ोन में अगर आपने रिचार्ज करा लिया, पहले आपने रिचार्ज कराया 100 रुपीज़ का, तो ये जो 100 रुपीज़ का आपने पहले पैसे देकर रिचार्ज कराया, ये क्या है, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। फाइन। अगर हम बात करें अक्रूएड इनकम की, तो अक्रूएड इनकम में देखिए कौन सी होती है अक्रूएड इनकम। ऐसी इनकम जो आप अर्न तो कर चुके हैं, बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई, उसे बोलते हैं हम अक्रूएड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो रिसीव पहले हो गई, लेकिन सर्विस अभी आपको देनी है, आपने अभी तक सर्विस उसकी नहीं दी। तो ऐसी इनकम जिसके बदले में अभी तक आपने गुड्स या सर्विस नहीं दिया है, बट इनकम आपने रिसीव कर ली है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। डिफरेंस की बात कर लेते हैं कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस की। तो देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अगर हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की बात करें कि ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, तो अक्रूवल बेसिस पे कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, केवल हमें पैसे की बात करनी है। यहाँ पर हम कैश, नकद और उधार दोनों के बारे में हम रिकॉर्ड करते हैं, दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन्स को हम लेकर चलते हैं, राइट। देन प्रीपेड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अक्रूएड इनकम है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इनके बारे में अगर हम इनके बारे में बात करें तो बेटा अक्रूअल बेसिस में तो हम इन्हें शो करते हैं, इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, क्योंकि खर्चा तो गया है ना आपका, आपने चाहे पहले किया हो चाहे बाद में किया हो। सेम इनकम चाहे आपने पहले रिसीव की हो या बाद में रिसीव की हो, ट्रांजेक्शन तो हुई, तो इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एक्रूअल बेसिस में हम शो करते हैं इन्हें। बट अगर हम यही कैश बेसिस की बात करें तो इसमें ये रिकॉर्ड नहीं की जाती। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो देखिए, एक्रूअल बेसिस पे जो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप 8,000 का सामान किसी को कैश बेसिस पर बेच रहे हैं या 2,000 का आप क्रेडिट बेसिस पर बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल तो है ना, तो हम सही एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सही आता है अगर हम अक्रूअल बेसिस की बात करें। लेकिन कैश बेसिस की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलता, क्योंकि हमने केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को लिया है, उधार ट्रांजेक्शन्स को हमने तो छोड़ दिया है ना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उधार वाली ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश की रिकॉर्ड कर रहे हो ठीक है, उसके साथ साथ हम उधार की भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, तभी हम सही प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं, है ना। तो कैश बेसिस पे हमारा सही प्रॉफिट या लॉस नहीं आता। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो एक्रूअल बेसिस में थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी समझदारी की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप सारे बच्चे समझदार हैं, तो
इसीलिए हम अक्रूवल बेसिस पढ़ते हैं यहाँ पर। ये अक्रूवल बेसिस के फॉर्म में ही हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैश बेसिस सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा हमें माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल होते हैं, उसे आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा हम चैलेंजेस वाले काम करते हैं, है ना। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को चैलेंजेस लेना पसंद है ना, एडवेंचर आपको भी पसंद होगा, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अक्रूवल बेसिस की फॉर्म में ही अकाउंटिंग को करते हैं, क्योंकि इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस मिलता है। अब इसके लीगल पोजीशन की अगर हम बात करें तो देखो, एक्रूवल बेसिस को क्योंकि सही प्रॉफिट और लॉस आपको दे रहा है, सही रिकॉर्डिंग आपकी कर रहा है, तो इसे रिकॉग्नाइज भी किया है। कंपनी एक्ट 1956 ने इसे अप्रूव भी किया है, ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्होंने भी इसे सही माना है। और अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो इसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला कंपनी एक्ट 1956 के थ्रू। वैसे कंपनी एक्ट अब ये 2013 हो गया बेटा, बट पुरानी बुक्स में, ये पुराने नोट्स में अभी भी 1956 देते हैं, तो ये 2013 है। तो इसके अकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस को तो रिकॉग्नाइजेशन मिला है, लेकिन कैश बेसिस को नहीं मिला, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए, एक्रूवल बेसिस क्योंकि ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ज़्यादा हमें प्रॉफिट और लॉस सही वे में बता रहा है, तो ये मोस्टली एक्सेप्टेबल होता है। मोस्टली जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो एक्रूवल बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स करती हैं। कैश बेसिस कम एक्सेप्टेबल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि कैश बेसिस पे कौन करता है अपनी अकाउंटिंग, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। बाकी सारी फर्म किस बेसिस पे करती हैं, एक्रूवल बेसिस पर। रिलायबिलिटी की बात करें तो भरोसे वाली कौन सी है, आप खुद ही बता सकते हैं, एक्रूवल, क्योंकि सही प्रॉफिट लॉस देती है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस सही है। कैश बेसिस नहीं है रिलायबल, हम इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सुटेबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इतने सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो अक्रूवल बेसिस ज़्यादा सुटेबल होगा इंस्टेड ऑफ कैश बेसिस। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब तो आप यहाँ तक आते आते तो आप समझदार हो चुके हैं। ये पॉइंट तो सारे आपने खुद नहीं बता दिए होंगे कि मैडम ये वाले पॉइंट रिलायबिलिटी कौन सी है, अक्रूवल की है या कैश बेसिस की है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। During the financial year, Mohan had cash sales of 90,000 and credit sale of 60,000. His expenses for the year was 70,000, out of which rupees 30,000 still to be paid. Find out Mohan's income for 2018-19 following cash basis of accounting. तो इसमें कौन से बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस को। तो हमें केवल कैश से मतलब है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। मोहन है जिसने कैश सेल की है 90,000, कैश में बेचा है। क्रेडिट सेल उधार बेचता है वो 60,000 का। उसके पूरे साल के अगर हम खर्चे की बात करें तो वो है 70,000 रुपये, जिसमें से 30,000 रुपये स्टिल टू बी पेड, मतलब अभी पे करने हैं, 30,000 रुपये अभी देने हैं। हमें मोहन की इनकम निकालनी है कैश बेसिस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कैश सेल उसकी कितनी है, कैश सेल है उसकी 90,000, कैश सेल 90,000, क्रेडिट सेल कितनी है उसकी 60,000, ठीक है, ये क्रेडिट है। देन एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस पूरे साल के एक्सपेंसेस उसकी कितनी है 70,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग है 30,000। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टिल टू बी पेड, जो अभी पे करनी है। तो हमें यह कैश से मतलब है कितना पैसा आया या कितना पैसा खर्च हुआ। अब देखिए, आया तो हमारे पास सीधे सीधे दे रखा है कि कैश सेल कितने की हुई 90,000 की, उधार है ये, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। फिर टोटल खर्चे उसने दे रखे हैं 70,000, जिसमें से बोल रहे 30,000 अभी देने हैं। अगर भाई आपके पास 70,000 रुपये हैं, इसमें से 30,000 आपको पेंडिंग अभी देना है, तो आपने पे कितना किया होगा, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 70,000 माइनस 30,000, कितना अमाउंट पे कर चुके होंगे, 40,000 हमने पे कर दिया होगा, है ना। तो कैश सेल हमारे पास आ गई और कैश एक्सपेंसेस हमारे पास आ गई। अब हम आराम से अपने क्वेश्चन में इनकम निकाल सकते हैं। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो इनकम इज इक्वल टू कैश सेल माइनस कैश एक्सपेंसेस। जितनी सेल की उसमें से जितने खर्चे हुए वो हटा दो। कैश सेल की अगर हम बात करें तो कितनी थी 90,000,
और कैश एक्सपेंसेस की बात करें, कितने पैसे दिए थे अभी हमने निकाला, 70 माइनस 30 कितना आया था, 40,000 हम पे कर चुके, खर्च कर चुके। 90,000 रुपये का सामान हमने बेचा है, जिसमें से 40,000 हम खर्च कर चुके, तो बचा कितना, 50,000। तो इनकम यहाँ से कितनी आई हमारी, कैश सेल माइनस कैश एक्सपेंसेस, 90,000 माइनस 40,000 कितनी आ गई, 50,000। तो अगर मोहन केवल कैश बेसिस को फॉलो करता है तो उसकी इनकम 50,000 आएगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय, अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 earned 4 lakh, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड रुपीज़ 3,50,000। ठीक है, पूरे साल में उसने कितने पैसे कमाए, 4 लाख रुपए कमाए, जिसमें से उसे अभी मिले कितने हैं, 3,50,000। ठीक है, ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 170,000, उसके खर्चे कितने पूरे साल के, 1,70,000, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 40,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी देने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप माइंड में अलर्ट आया, आपके माइंड में एक लगा अजीब सा कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ है, जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या किया था हमने, खर्चे कितने हैं टोटल, 1,70,000, अभी पे कितना करना है, 40,000। तो कितना पैसा दे चुका होगा वो, अगर उसका टोटल खर्चा है 170, 40,000 अभी देने हैं, तो कितने दिए होंगे, ऑब्वियसली 30,000 हुए ना। 170,000 में से 40,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, है ना। तो ये मतलब 30,000 अभी उसने 1,30,000 पे कर चुका है, ये दे चुका है वो। फाइन, आगे पढ़ लेते हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की उसे कुछ फीस रिसीव हुई है 45,000 और खर्चे दे रखे हैं 20,000, ये लास्ट ईयर के हैं। अब हमें इसकी इनकम निकालनी है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों से। ठीक है, तो पहले कैश बेसिस देख लेते हैं। तो हम कैश बेसिस की पहले बात कर लेते हैं। कैश बेसिस में इनकम क्या था, इनकम का फॉर्मूला होता है हमारा कैश सेल तो कैश सेल माइनस कैश एक्सपेंसेस, है ना। तो हम कैश की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कैश कहाँ कहाँ दे रखा है। देखिए, एक कैश तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर है कि उसने रिसीव करा है 3,50,000। ठीक है, दूसरा कैश रिसीव हुआ है यहाँ से, देखिए पिछले साल की फीस मिली है 45,000। तो अगर हम टोटल कैश रिसीव देखें इसका, तो 3,50,000 तो सेल का हुआ, प्लस 40,000 पिछले साल की उसे इनकम रिसीव हुई है। टोटल कितना हो गया, 3,95,000। फाइन, इतना आया समझ में। 3,50,000 की यहाँ रिसीव हुई है सेल, जो उसने सेल की थी उसमें से 3.5 लाख रुपए से मिल चुके, और पिछले साल के मिले हैं 45,000 रुपये। तो टोटल कितने हो गए उसके, 3,95,000, 3,95,000। अब अगर एक्सपेंसेस की हम बात करें तो देखिए, एक्सपेंसेस हमने यहाँ से निकाली थी, कितनी एक्सपेंसेस पे कर दी उसने, 1,30,000, वो पे कर चुका। ठीक है, और अगर पिछले साल के एक्सपेंसेस की बात करें तो 20,000 उसके पिछले साल के एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो टोटल एक्सपेंसेस उसकी कितनी हुई, 1,50,000, ये उसका टोटल खर्चा हो गया। टोटल पैसा कितना कमाया, 3,95,000। टोटल खर्चा कितना हुआ, 1.5 लाख। इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2,45,000। ये आ गई उसकी इनकम। ठीक है, 2,45,000। तो कैश सेल टोटल इतना मिला उसे, ये पिछले साल का है, टोटल मिल गया 3,95,000। खर्चे की बात करें तो 1,30,000 तो इस साल का खर्चा है जो उसने पे किया है, बाकी 20,000 पिछले साल का है। टोटल हो गया 1.5 लाख का खर्चा। अब यहाँ से हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ से ये आ गया आपका एक्सपेंसेस माइनस इनकम करेंगे तो 2,45,000 की उसकी इनकम। ये हमारा हो गया कैश बेसिस पर। अब हमें अक्रूवल बेसिस पर और करना है। अक्रूवल बेसिस तो और इजी होता है, उसमें इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो बस हमें इसी फॉर्मूले पे पुट करनी है वैल्यूज। टोटल सेल की बात करें तो आपके क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने सेल कितने की 4 लाख की। तो टोटल सेल कितनी आ गई, 4 लाख, माइनस टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो उसके एक्सपेंसेस भी दे रखी हैं, कितनी है 170 पूरे साल की।
तो -170,000। ठीक है, यहाँ पे हमने कैश और क्रेडिट सब इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन में सीधी सीधी दे रखा था कि भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने सेल किया 4 लाख का, तो 4 लाख हो गई टोटल सेल। और उसने 170,000 की उसकी एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे पूरे साल के, तो -170,000। अब आप इसे करेंगे तो 32 लाख और 230,000 आ गया आपका। ये आ गई इसकी इनकम। तो टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंसेस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट किया और न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट किया। तो अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी टाइमली उसका रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।